नसीरुद्दीन ने अपने घर में बकरा पाल रखा था। वह उसे लेकर बाजार जाने की योजना बना रहे थे। वह अपने बकरा को अच्छी तरह से संभालते हुए उसे अच्छे से खिला पिलाकर तैयार करते हैं। वह जानते थे कि बकरा अच्छे स्वास्थ्य में होना चाहिए ताकि वह बाजार में अच्छा मूल्य पा सके। उन्होंने बकरा बेचने का रास्ता तय किया और अपने घर से बाहर निकलने से पहले एक चुटकी तंबाकू ली और कहने लगे, जैसे मुझे इस बकरा को बेचने की जरूरत है, वैसे ही लोगों को मेरी बातों की जरूरत है। उनका यह वाक्य उनके चतुर स्वभाव का प्रतीक था। नसीरुद्दीन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में लोग उनसे पूछते थे कि वह कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बकरा बेचने जा रहा हूँ, लेकिन जिस कीमत पर बेचना है उस पर सोचना अभी बाकी है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने उनसे पूछा, तुम इस बकरा को कितने में बेचने जा रहे हो? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, जितनी कीमत मेरी किस्मत तय करेगी उतनी ही कीमत होगी। व्यक्ति ने सोचा कि नसीरुद्दीन मजाक कर रहे हैं और आगे बढ़ गया। लेकिन नसीरुद्दीन की चतुराई से सब प्रभावित थे। जब नसीरुद्दीन बाजार पहुंचे तो वहां पहले से कई व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे। हर किसी के पास बकरियां, मुर्गे, गायें और अन्य व्यापारिक सामान थे। नसीरुद्दीन ने अपना बकरा एक कोने में खड़ा किया और उसे लोगों से दिखाने लगे। वे यह जानते थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के बाद ही बढ़ता है। कुछ देर बाद एक व्यापारी नसीरुद्दीन के पास आया और बकरा देखकर बोला, तुम इस बकरा को कितने में बेचोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो इसे बेचने की कोई खास इच्छा नहीं है। अगर तुम सही कीमत दो तो शायद मैं इसे बेच दूं। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं तुम्हारे बकरा के लिए 1000 दरहम दे सकता हूँ। नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे 1000 दरहम क्यों दोगे? क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर बकरा नहीं है? व्यापारी चकराया और कहा, लेकिन यह बकरा तो बिल्कुल ठीक है। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, 2000 दरहम दो और यह बकरा तुम्हारा। व्यापारी ने सोचा कि नसीरुद्दीन शरारत कर रहे हैं, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बोला, 2000 दरहम बहुत ज्यादा हैं। मैं 1500 में इसे ले सकता हूँ। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस बकरा को बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं कल आकर फिर से तुमसे बात करूंगा। व्यापारी ने सोचा कि नसीरुद्दीन समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी इंतजार करने का फैसला किया। दूसरे दिन नसीरुद्दीन ने बाजार में वापस आकर बकरा को उसी स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने बकरा को थोड़ी देर घास खिलाई और फिर व्यापारी के पास गए। व्यापारी ने देखा और नसीरुद्दीन से पूछा, तो क्या तुम अब इसे बेचने के लिए तैयार हो? नसीरुद्दीन ने कहा, अगर तुम 2500 दरहम दो तो बकरा तुम्हारा होगा। व्यापारी अब चकित हो गया। उसने सोचा कि नसीरुद्दीन अपनी कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं। उसने बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी समझदारी पर जांच कर रहा हूं। अगर तुम इसे 2500 में लेना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। व्यापारी ने सोचा और अंत में 2500 दरहम देने का फैसला किया। उसने बकरा खरीदा और नसीरुद्दीन को पैसे दे दिए। व्यापारी ने बकरा खरीदने के बाद खुश होकर कहा, तुम बहुत समझदार हो नसीरुद्दीन। तुम्हारी समझदारी का मैं कायल हूँ। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे तो बकरा बेचना नहीं था। मेरा असली उद्देश्य तो यह देखना था कि लोग मोलभाव करते समय कितनी जल्दी अपनी समझदारी खो देते हैं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हंसी में बोला,
तुम्हारी यह चाल तो कमाल की थी नसीरुद्दीन। निष्कर्ष, नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हंसी मजाक और चालाकी के माध्यम से हम बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। व्यापार में मोलभाव का खेल हमेशा होता है, लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी समझदारी और शांति बनाए रखें। कहानी 2। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी कहानियां और घटनाएं हमेशा गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान ला देती थीं। मुल्ला के पास एक गधा था, जो उनकी संपत्ति और उनका सबसे प्रिय साथी था। मुल्ला ने उसे खुशहाल नाम दिया था, क्योंकि वह हमेशा शांत और संतोषी दिखाई देता था। एक दिन मुल्ला ने तय किया कि वह अपने गधे के साथ पड़ोसी गांव जाएगा। रास्ता थोड़ा लंबा और मुश्किल था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गधे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गधे पर अपना सामान लादा और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई गांवों को पार किया और हर जगह लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते। मुल्ला हमेशा अपने गधे के साथ मजाकिया बातें करते, जिससे लोग हंसी में फूट पड़ते। पहला गांव पार करते समय कुछ लोगों ने मुल्ला का मजाक उड़ाया। अरे मुल्ला, तुम इतने बूढ़े हो और फिर भी पैदल चल रहे हो? क्या तुम्हारा गधा इतना कमजोर है कि तुम्हें बैठा नहीं सकता? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं, मुझे गधे पर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने गधे पर सवार हो गए और आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर एक और गांव आया। वहां के लोगों ने देखा कि मुल्ला गधे पर बैठे हैं और गधा सामान से लदा है। अरे मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो! बेचारे गधे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और तुम आराम से बैठे हो। मुल्ला को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोगों की बात माननी चाहिए। वह गधे से उतर गए और खुद सामान उठाकर पैदल चलने लगे। अगले गांव में लोग हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो! तुम्हारे पास गधा है, लेकिन तुम उसे उपयोग नहीं कर रहे। खुद सामान ढो रहे हो और गधा खाली जा रहा है। मुल्ला सोच में पड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे और गधा दोनों आराम से चलेंगे। लेकिन अगले गांव के लोगों ने देखा तो बोले, मुल्ला, यह क्या तरीका है? तुम और तुम्हारा गधा दोनों आराम कर रहे हो। क्या यह सही है? अंततः मुल्ला ने गधे को रुकने दिया और पास के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। गधे ने भी घास खाना शुरू कर दिया। तभी गांव वालों का एक झुंड पास आया और उनसे पूछा, मुल्ला, तुम हर गांव में लोगों की बात क्यों मान रहे हो? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने गधे और अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैंने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर मैं गधे पर बैठूं तो लोग शिकायत करेंगे। अगर मैं पैदल चलूं तब भी शिकायत करेंगे। इसलिए मैं वही करता हूं जो मुझे और मेरे गधे को सबसे अच्छा लगे। यात्रा के दौरान एक दिन खुशहाल अचानक चलने से मना करने लगा। मुल्ला ने महसूस किया कि गधा थक चुका था। उन्होंने उसे आराम करने दिया और खुद पास के बाजार से उसके लिए ताजा चारा खरीदने चले गए। जब वे वापस आए तो देखा कि गांव के बच्चे गधे के साथ खेल रहे थे। गधा भी खुशी खुशी उनके साथ समय बिता रहा था। मुल्ला ने सोचा, खुशहाल सिर्फ एक गधा नहीं है, वह भी एक जीव है। उसे भी खुशी और आराम चाहिए। अगर मैं उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखूंगा तो वह मेरा साथ कैसे देगा? इसके बाद मुल्ला ने एक नई आदत बना ली। वह हर सुबह अपने गधे से बात करते और उसकी स्थिति को समझते। अगर गधा थका हुआ होता तो वे कहीं रुक जाते।
अगर गधा उत्साहित होता तो वे यात्रा जारी रखते। धीरे धीरे मुल्ला और उनके गधे की जोड़ी गांव-गांव में एक मिसाल बन गई। एक दिन गधा खुद ही गांव के बाजार में चला गया। मुल्ला ने देखा कि वह उन दुकानों के पास रुकता था जहां से उसका पसंदीदा चारा मिलता था। मुल्ला ने समझा कि उनका गधा सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि चतुर भी है। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक, हर किसी को खुश करना असंभव है। दो, हमें अपने साथी, चाहे वे इंसान हो या जानवर, की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। तीन, जीवन में चतुराई और हास्य बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कठिनाइयों को भी हल्का बना सकते हैं। कहानी 3। बहुत समय पहले फारस की एक छोटी सी बस्ती में मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक विद्वान और मजाकिया व्यक्ति रहता था। वह न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि अपने हास्य, हाजिर जवाबी और चतुराई भरे किस्सों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि उनमें गहरी शिक्षाएं भी छुपी रहती थीं। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक सीख से भरा था। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं थी। उनका घर साधारण और जीवन बेहद सरल था। उनके पास एक गधा था जो उनके सफर का साथी था। गधा उनकी गरीबी का प्रतीक था, लेकिन मुल्ला ने उसे हमेशा अपना सबसे करीबी दोस्त समझा। एक दिन मुल्ला बाजार गए। वहां एक अमीर व्यापारी सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा था। उसने मुल्ला को देखा और कहा, "ऐ मुल्ला, तुम्हारे पास तो गिनने के लिए सिक्के भी नहीं हैं।" मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "सच है, लेकिन मेरे पास हंसने के लिए दिल और जीने के लिए समझदारी है। तुम क्या इन्हें खरीद सकते हो?" व्यापारी ने हंसते हुए कहा, "समझदारी का क्या मोल? इससे पेट तो नहीं भरता।" मुल्ला ने जवाब दिया, "समझदारी से पेट भरने का तरीका खोज लिया जाता है।" एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। दो पड़ोसी, करीम और सलीम, एक पेड़ के मालिकाना हक को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ने दावा किया कि वह पेड़ उनकी जमीन पर है। मामला मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचा। मुल्ला ने दोनों की बात सुनी और कहा, "इस पेड़ से पूछते हैं कि वह किसका है।" गांव वाले हंस पड़े, लेकिन मुल्ला ने पेड़ की ओर देखकर कहा, "पेड़, बताओ कि तुम किसके हो?" जब पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुल्ला ने दोनों पड़ोसियों से कहा, "इस पेड़ को काट कर बीच से बांट देते हैं।" करीम तुरंत मान गया, लेकिन सलीम ने कहा, "नहीं, पेड़ को मत काटो। यह करीम का ही हो।" मुल्ला मुस्कुराए और कहा, "सलीम, तुम्हारा दिल इस पेड़ से जुड़ा है। यही सच्चा मालिक होने का प्रमाण है। यह पेड़ तुम्हारा है।" मुल्ला के चतुराई भरे किस्से बहुत मशहूर थे। एक बार एक धनी आदमी ने मुल्ला से बदमाशी करने की ठानी। उसने मुल्ला से पूछा, "मुल्ला, बताओ, तुम्हारा गधा इतना पतला क्यों है?" मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, "क्योंकि वह समझदार है। वह जानता है कि जीवन के लिए थोड़े में भी संतोष करना चाहिए।" उस आदमी ने ताना मारते हुए कहा, "तुम्हारी बातें तो बड़ी ऊंची हैं, लेकिन तुम गधे के साथ क्यों चलते हो?" मुल्ला ने जवाब दिया, "मैं गधे के साथ चलता हूं क्योंकि वह मेरा साथी है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा साथ देने वाला कौन है?" यह सुनकर धनी आदमी झेंप गया। एक बार मुल्ला एक धनी आदमी के भोज में गए। उस समय मुल्ला साधारण कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वह अंदर गए, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें कोने में बैठा दिया गया और साधारण खाना दिया गया। कुछ देर बाद मुल्ला घर लौटे और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर फिर से उस भोज में पहुंचे। इस बार हर कोई उनका स्वागत करने दौड़ा। उन्हें सबसे अच्छी जगह दी गई और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए।
मुल्ला ने अपने कपड़ों की बाहों में खाना डालना शुरू कर दिया। यह देखकर लोग चौंक गए और पूछा, मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? मुल्ला ने कहा, यह खाना मेरे कपड़ों के लिए है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे यह सम्मान मिल रहा है। अंत में सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों का सार यही है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष और समझदारी में है। उनकी हर घटना में जीवन की गहरी सच्चाई और हंसी का अद्भुत मेल होता था। कहानी 4। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक पुराना गधा था, जो उनका सबसे प्रिय साथी था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गधे से इतना लगाव था कि वह उसे न केवल जानवर बल्कि एक दोस्त की तरह मानते थे। गधा बूढ़ा हो चला था, लेकिन मुल्ला का कहना था, यह गधा दुनिया का सबसे वफादार प्राणी है। इसकी सेवा ने मुझे सैकड़ों मुश्किलों से बचाया है। गधे का नाम गुलाम रखा गया था। गुलाम ने मुल्ला के साथ इतने साल बिताए थे कि वह उनके इशारों को समझने लगा था। गांव वाले अक्सर मुल्ला को छेड़ते, मुल्ला, तुम्हारा गुलाम इतना बूढ़ा हो गया है कि अब वह तुम्हारा बोझ भी नहीं उठा सकता। क्यों न उसे बेच दो? मुल्ला मुस्कुराते हुए जवाब देते, इस गधे में जितनी समझदारी है उतनी तो इंसानों में भी नहीं। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। एक दिन मुल्ला के मन में ख्याल आया कि क्यों न गुलाम को शहर ले जाया जाए और वहां उसकी असली कीमत आकी जाए। उन्होंने तय किया कि वे अपने गधे को बाजार में बेचने जाएंगे। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे सब हंसने लगे। मुल्ला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा बूढ़ा गधा बिक जाएगा? मुल्ला ने जवाब दिया, बिकेगा नहीं तो वापस ले आऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगले दिन मुल्ला ने गुलाम को साफ किया, उसके बालों को कंघी की और उसे सजाने के लिए एक सुंदर कंबल ओढ़ाया। वह गधे को लेकर शहर के बड़े बाजार की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उनसे पूछा, मुल्ला, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई बूढ़ा गधा बिकता हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जो चीज असंभव लगती है वही सबसे ज्यादा फायदा देती है। शहर के बाजार में पहुंचकर मुल्ला ने अपने गधे को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया और जोर से घोषणा की, देखो देखो, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह सबसे समझदार और मेहनती गधा है। इसे खरीदने वाला कभी पछताएगा नहीं। लोगों ने यह सुनकर हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे मुल्ला, गधा बेच रहे हो या कहानी सुना रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं केवल सच कह रहा हूं। अगर कोई इसे खरीद कर ले जाए तो इसकी समझदारी खुद देख लेगा। एक व्यक्ति ने मुल्ला की बात पर संदेह करते हुए कहा, अगर तुम्हारा गधा इतना समझदार है तो हमें दिखाओ। मुल्ला ने गधे से कहा, गुलाम, इधर आओ। गधा तुरंत मुल्ला के पास आ गया। फिर मुल्ला ने कहा, अब यहाँ बैठ जाओ। गधा धीरे धीरे बैठ गया। लोग हैरान रह गए। फिर मुल्ला ने कहा, गुलाम, अब खड़े हो जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ। गधे ने बिल्कुल वैसा ही किया। लोग यह देखकर प्रभावित हुए। लोगों की भीड़ में एक व्यापारी ने मुल्ला से पूछा, इस गधे की कीमत क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर भीड़ में ठहाका लगा। किसी ने कहा, 100 सिक्के? तुम मजाक कर रहे हो। मुल्ला ने कहा, यह कोई साधारण गधा नहीं है। इसे खरीदने वाला इसका फायदा जरूर समझेगा। थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि गधा न केवल समझदार है बल्कि स्वस्थ भी है। उसने मुल्ला से कहा, मुझे यह गधा पसंद है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन 100 सिक्के बहुत ज्यादा हैं। मुल्ला ने जवाब दिया,
अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। यह गधा आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। व्यापारी ने कुछ सोचा और फिर सौदा पक्का कर दिया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन गांव लौटे और लोगों को बताया कि उन्होंने अपना गधा 100 सोने के सिक्कों में बेचा है, तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। सभी ने उनसे पूछा, कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी कीमत केवल चीज की नहीं होती, बल्कि उसके उपयोग और समझदारी की होती है। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे की काबिलियत को पहचाना और उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया। यही उनकी जीत का रहस्य था। कहानी 5। एक दिन नसीरुद्दीन होजा अपने गांव के बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो खेत में काम कर रहा था। किसान की हालत देखकर होजा को दया आई। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इतने कठिन काम में क्यों लगे हो? किसान सिर झुकाकर बोला, मुझे खेती करनी है ताकि मेरे परिवार का पेट भर सके। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। होजा मुस्कराए और बोले, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है जो तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह क्या रास्ता है? होजा ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अगर सही जगह पर रखा जाए तो वह तुम्हें सोने से भी ज्यादा कीमती चीज दे सकती है। किसान ने हैरान होकर पूछा, वह जड़ी बूटी कहाँ है और क्या तुम मुझे दे सकते हो? होजा मुस्कराए और बोले, तुम्हारे पास जो खेत हैं, उन खेतों के बीच में एक छोटी सी झील है। उस झील में एक खास किस्म की जड़ी बूटी उगती है। अगर तुम वहां जाकर उस जड़ी बूटी को लाओ और उसे अपनी जमीन में बो दो तो तुम्हारे खेत सोने से भी कीमती हो जाएंगे। किसान ने सोचा कि यह एक अवसर है और उसने होजा से पूरी जानकारी प्राप्त की। अगले दिन वह जल्दी उठकर झील की ओर चल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर उसने खोजबीन शुरू की, लेकिन वह जड़ी बूटी उसे कहीं नहीं मिली। घंटों तक प्रयास करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। थका हारा वह वापस होजा के पास लौटा। होजा ने किसान को देखा और पूछा, तुम जड़ी बूटी ढूंढ पाए? किसान निराश होकर बोला, नहीं होजा जी, मैंने पूरा दिन झील के किनारे बिताया, लेकिन वह जड़ी बूटी मुझे कहीं नहीं मिली। होजा ने हंसते हुए कहा, तुमने क्या सीखा? किसान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने सीखा कि जो चीज हमें आसानी से मिलती है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु जब कुछ खास खोजने जाते हैं तो हमें वो चीज हमारे पास ही मिल जाती है। होजा ने मुस्कराते हुए कहा, सही कहा तुमने। वह जड़ी बूटी तुम्हारे ही खेत में उग रही थी, लेकिन तुम उसे तलाशने में समय बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारे पास पहले से सब कुछ था। किसान समझ गया कि वह हमेशा अपनी मेहनत और जमीन को नजरअंदाज कर रहा था, जबकि उसे वही चीज चाहिए थी। उसने अपना दृष्टिकोण बदलने का निश्चय किया और अपने खेत में फिर से मेहनत करने लगा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जो चीज हमें चाहिए वह अक्सर हमारे पास पहले से होती है। हमें बस अपनी मेहनत और समर्पण से उसे पहचानने की जरूरत है। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह हमेशा अपनी चतुराई और हास्यपूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले अक्सर उन्हें अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मुल्ला नसीरुद्दीन हर मुश्किल का हल एक अनोखे और मजेदार तरीके से निकाल सकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के दो प्रमुख लोग अहमद और फहीम के बीच एक गंभीर विवाद हो गया था।
अहमद ने फहीम पर आरोप लगाया था कि उसने उसके खेत में घुसकर उसकी फसलें नष्ट कर दी। फहीम ने इससे इनकार किया और कहा कि अहमद झूठ बोल रहा है। मामला बढ़ते बढ़ते गांव के न्यायाधीश तक पहुंच गया। न्यायाधीश ने यह फैसला किया कि इस मामले को मुला नसीरुद्दीन के पास भेजा जाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मुला नसीरुद्दीन हमेशा सही और निष्पक्ष न्याय करते हैं। मुला नसीरुद्दीन को बुलाया गया और वह अपने घर से चलकर अदालत में पहुंचे। जब मुला अदालत में पहुंचे तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखने लगे। अहमद ने कहा, मुला, फहीम ने मेरे खेत में घुसकर मेरी फसलें नष्ट की हैं। मुझे उसके खिलाफ सख्त सजा चाहिए। फहीम ने इसका विरोध किया और कहा, मुला, अहमद ने झूठ बोला है। मैं तो बस अपने खेत पर काम कर रहा था और अचानक वह मुझे झूठे आरोपों में फंसा रहा है। मुला नसीरुद्दीन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं इस मामले का फैसला करूंगा, लेकिन मुझे पहले यह समझना है कि जिस खेत की बात हो रही है वह कहाँ है। अहमद और फहीम दोनों ने अपने अपने खेतों की ओर इशारा किया। मुला ने कहा, तो यह खेत तुम्हारे पास है अहमद, और यह खेत तुम्हारे पास है फहीम। फिर उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों को अपने अपने खेतों में जाकर 3 दिन तक काम करने की अनुमति दूंगा, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। अहमद और फहीम दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने मुला की बात मानी और 3 दिन तक खेतों में काम करने का फैसला किया। 3 दिन बाद दोनों वापस आ गए और मुला ने दोनों से पूछा, तो क्या हुआ? क्या तुम दोनों के खेतों में कोई नुकसान हुआ है? अहमद ने कहा, मुला, मेरे खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ। फहीम ने मेरी फसलें नष्ट नहीं की, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि फहीम को सजा दी जाए। फहीम ने भी कहा, मुला, मेरे खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ। अहमद ने मेरे खिलाफ झूठ बोला, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि उसे सजा दी जाए। मुला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, देखो, तुम दोनों ने 3 दिन तक अपने अपने खेतों में काम किया और अब तुम दोनों खुश हो, इसलिए अब तुम दोनों को सजा देने का कोई कारण नहीं है। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुला किसी एक पक्ष को दोषी ठहराएंगे। मुला ने सभी को समझाया, सजा का कोई फायदा नहीं है जब कोई वास्तविक अपराध नहीं हुआ। यहाँ तो बस गलतफहमी थी और अब वह हल हो चुकी है। गांव वाले मुला की बुद्धिमत्ता पर हंसी में पड़ गए और सबको एहसास हुआ कि कभी-कभी समस्याएं सिर्फ बातचीत और समझदारी से हल हो सकती हैं, बिना किसी सजा के। इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने एक साधारण सी समस्या का समाधान अपने अद्भुत ज्ञान और चतुराई से किया। गांव वालों ने इस घटना से यह सीखा कि न्याय का असली मतलब हमेशा किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि सच का पता लगाना और सभी को संतुष्ट करना होता है। कहानी 7। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन रहते थे। वे उस गांव के जाने माने व्यक्ति थे, जिनके पास जीवन के हर पहलू के बारे में अद्भुत ज्ञान था। नसीरुद्दीन की खासियत यह थी कि वे सच्चाई और हास्य के मिश्रण से अपनी बातों को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते थे। एक दिन गांव के राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपने दरबार में एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जिसमें गांव के सभी विद्वान और बुद्धिमान लोग भाग लेंगे। राजा ने यह प्रतियोगिता इस उद्देश्य से आयोजित की थी कि वह यह देख सकें कि कौन उनका सबसे बुद्धिमान दरबारी बन सकता है। राजा ने प्रतियोगिता के विषय के रूप में जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को चुना। इस प्रतियोगिता में हर प्रतिभागी को अपना विचार प्रस्तुत करना था कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य क्या हैं। राजा ने यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे सटीक और समझदारी से जवाब देगा, उसे भारी इनाम मिलेगा।
राजा के आदेश के बाद गांव के सारे विद्वान अपने अपने विचारों पर काम करने लगे। सभी अपने अपने दृष्टिकोण से यह साबित करना चाहते थे कि वे सबसे बुद्धिमान हैं। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो दरबार में सभी लोग एकत्रित हुए। राजा ने सबसे पहले नसीरुद्दीन से पूछा, तुम क्या सोचते हो नसीरुद्दीन? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई भी रहस्य नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। राजा थोड़े चौंक गए और बोले, तुम्हारा उत्तर मेरे सवाल से मेल नहीं खाता। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? नसीरुद्दीन ने दरबारियों की ओर इशारा किया और कहा, अगर आप सभी को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इस पूरे दरबार में हर कोई किसी न किसी विचार या विश्वास के तहत काम कर रहा है। लेकिन असल में जीवन का कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। जो कुछ भी है वह सभी के सामने है। राजा ने कहा, लेकिन नसीरुद्दीन, अगर सब कुछ स्पष्ट है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ छिपा हुआ है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, यह हमारे मन का भ्रम है महाराज। हम जो नहीं समझते वही हमें रहस्य लगता है, और जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक जटिल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे वह है तो सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। राजा कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन बाकी प्रतियोगियों का क्या? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, बाकी लोग तो यह साबित करने में लगे हैं कि उनके पास सबसे बुद्धिमान विचार है। लेकिन असल में बुद्धिमानी उसी में है जो जीवन के साधारण पहलुओं को बिना किसी भ्रम के समझ सके। राजा इस जवाब से प्रभावित हुए और उन्होंने नसीरुद्दीन को विजेता घोषित किया। नसीरुद्दीन को भारी इनाम मिला, लेकिन उन्होंने वह इनाम गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को दे दिया। उनका मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और यही असली सुख है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझने के लिए हमें अपनी मानसिकता को सरल और स्पष्ट रखना चाहिए, और हमें किसी भी चीज को जटिल बनाने की बजाय उसे जैसा है वैसा ही देखना चाहिए। कहानी 8। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम नसीरुद्दीन था। गांव में सभी लोग उसे एक ज्ञानी और समझदार आदमी के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। नसीरुद्दीन हमेशा किसी भी समस्या को हल करने के लिए हास्य और चतुराई का सहारा लेते थे। एक दिन गांव के राजा ने फैसला किया कि वह अपनी पूरी संपत्ति को गांव के सबसे समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति को देना चाहता है। उसने घोषणा की कि अगले सप्ताह वह एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसमें केवल एक व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने की क्षमता से राजा को प्रभावित कर सके। नसीरुद्दीन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के अन्य लोग उसे कम आंकते थे। वे समझते थे कि नसीरुद्दीन हास्य और मजाक में ही रुचि रखते हैं, और इस प्रकार की गंभीर प्रतियोगिता में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन नसीरुद्दीन ने यह तय किया कि वह अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजा ने सभी प्रतियोगियों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया और एक कठिन समस्या दी। समस्या थी, एक गांव की एक नदी में एक विशाल पत्थर फंसा हुआ है। यह पत्थर जलमार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे गांव में पानी की आपूर्ति रुक गई है। इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? सभी प्रतियोगियों ने विभिन्न तरीके प्रस्तुत किए,
लेकिन किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं था। कुछ लोग प्रस्तावित करते थे कि पत्थर को उठाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, जबकि कुछ लोग बड़े यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करने की बात कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने उठकर कहा, राजा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का हल सुझा सकता हूं। राजा ने इशारा किया कि वह अपना समाधान प्रस्तुत करें। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं सबसे पहले नदी के पानी को पूरी तरह से सूखा दूंगा। उसके बाद पत्थर अपने आप नदी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बिना पानी के वह वहां नहीं टिक सकता। राजा और अन्य प्रतियोगी हैरान थे। यह नसीरुद्दीन का चतुर तरीका था। उसने किसी यांत्रिक साधन का उपयोग नहीं किया, न ही उसने किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लिया। उसने समस्या को हल करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका खोजा। उसकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच ने उसे विजेता बना दिया। राजा ने नसीरुद्दीन को अपनी संपत्ति का हिस्सा देने का वादा किया, लेकिन नसीरुद्दीन ने इसका विरोध किया। उसने कहा, राजा, मैं इस संपत्ति का इच्छुक नहीं हूं। मुझे मेरी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह मुझे पहले ही मिल चुका है। राजा और बाकी लोग नसीरुद्दीन की इस विनम्रता से और भी अधिक प्रभावित हुए। नसीरुद्दीन ने यह साबित किया कि असली बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भी समझने में होती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। नसीरुद्दीन का जीवन दर्शन। नसीरुद्दीन के जीवन का यह एक उदाहरण था कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा गहरी सोच और समझ की जरूरत होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे या ताकत का इस्तेमाल। उनके निर्णय और जीवन में काम आने वाले सिद्धांतों ने उन्हें न केवल गांव में सम्मानित किया, बल्कि पूरे राज्य में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। नसीरुद्दीन की कहानियां आज भी हमें यही सिखाती हैं कि हास्य और चतुराई का उपयोग कभी-कभी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक हो सकता है। जीवन में किसी भी समस्या का सामना करते समय अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और बुद्धिमानी से काम लें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नसीरुद्दीन के जीवन और उनके कार्यों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अच्छाई और ज्ञान को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी 9। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। वह एक साधारण लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अपनी मजेदार बातों और चतुराई से लोगों को समझाते थे। उनकी दरगाह, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित थी, बहुत प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। एक दिन गांव के एक राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास दुनिया की सारी गुत्थियां सुलझाने की कला है। राजा ने सोचा, अगर वह इतना बुद्धिमान है तो वह मेरे जीवन के सबसे बड़े सवाल का उत्तर जरूर दे सकेगा। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में देखा और फिर सीधे सवाल पूछा, मुल्ला, तुम इतने बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हजूर, जीवन का उद्देश्य वही है जो आप खुद तय करें। आप खुद को जानिए, खुद की पहचान बनाएं और जो भी कार्य करें उसे दिल से करें। राजा थोड़ी देर चुप रहा। उसने सोचा कि यह सवाल तो बहुत सामान्य था, लेकिन जवाब भी बहुत सामान्य था। राजा ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोजा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, मैंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य तो खोज लिया है। मैं हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता हूं और हर दिन कुछ नया सीखता हूं। मेरे लिए यही उद्देश्य है, हर दिन को अच्छे से जीना। राजा ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई।
वह सोचने लगा, क्या वास्तव में जिंदगी का उद्देश्य इतना साधारण हो सकता है? क्या मैं भी अपनी जिंदगी को इस तरह जी सकता हूँ? राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान या रहस्य है जिसे तुम दूसरों को भी सिखाते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, हर इंसान के अंदर एक रहस्य होता है राजा साहब। मैं तो बस यही सिखाता हूँ कि जिस तरह से हम अपनी आंखें खोलकर देख सकते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल की आंखें भी खोलनी चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। राजा को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें बहुत प्रेरणादायक लगीं। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है, तो मुझे मुल्ला की बातों को अपनाना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा को विदा ली और दरगाह की ओर लौट गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक युवक से पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? युवक ने कहा, मुल्ला, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश नहीं हुई और हम सबका गुजारा मुश्किल हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुम लोग पहले से ही खेतों में काम करते थे या फिर अचानक ये समस्याएं आ गईं? युवक ने कहा, हम हमेशा मेहनत करते आए हैं, लेकिन इस बार तो कोई हल नहीं निकला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा और फिर एक नुस्खा दिया, तुम सब गांव के बाहर जाकर उस पहाड़ी की चोटी तक चढ़ो और वहां से देखो। वहां तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल मिलेगा। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बात मानी और पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने का निर्णय लिया। वे सभी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे और वहां से नीचे देखा। क्या देखे, वहां एक नदी का पानी बह रहा था जो गांव के पास पहुंचने वाली नहर से जुड़ा था। वे लोग समझ गए कि अगर वे नहर के रास्ते पानी को गांव तक लाकर उसकी दिशा बदल दें, तो उनकी फसलें बच सकती हैं। गांव वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की सलाह से खुश हो गए और उन्होंने पानी की दिशा को सही किया। कुछ ही दिनों में गांव में हरियाली लौट आई और फसलें फिर से उगने लगीं। राजा को यह खबर मिली और उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को फिर से दरबार में बुलाया। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने हमें जीवन का उद्देश्य और ज्ञान दिया, लेकिन तुमने हमें यह भी सिखाया कि किस तरह से समस्या का हल ढूंढा जाता है। तुम्हारी बुद्धिमानी का क्या रहस्य है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा साहब, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। हर समस्या के समाधान के लिए हमें अपनी आंखें और दिल खोलने होते हैं। हमें खुद पर विश्वास करना होता है और अपने आसपास की चीजों को समझना होता है। यही असली ज्ञान है। राजा को मुल्ला की यह बात समझ में आई और उसने मुल्ला से वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखेगा। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने जीवन का गुरु मान लिया और उसे हमेशा सम्मान दिया। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ राजा की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की। उसकी सूझबूझ और समझदारी ने न केवल उन्हें एक महान गुरु बना दिया, बल्कि उन्होंने जीवन के सरल और गहरे पहलुओं को भी उजागर किया। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की सोच और उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो हमेशा जीवन को सहजता, मुस्कान और समझ के साथ जीने की सलाह देते हैं। कहानी 10। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य के बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता न सिर्फ राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए थी, बल्कि यह भी एक परीक्षा थी कि कौन अपनी समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता था। बादशाह ने घोषणा की कि राज्य के किसी भी नागरिक को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है और जो विजेता होगा, उसे राज्य की सर्वोत्तम उपाधि दी जाएगी।
राज्य के हर कोने से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। उनमें से एक नाम था नसीरुद्दीन का। नसीरुद्दीन एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी चतुराई और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह हमेशा अपनी होशियारी से लोगों को हैरान कर देता था। जब नसीरुद्दीन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, तो राज्य के दूसरे बुद्धिमान लोग उससे थोड़ा घबराए हुए थे। वे जानते थे कि नसीरुद्दीन को चुनौती देना आसान नहीं था। लोग कहने लगे, यह आदमी किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकता है। प्रतियोगिता का पहला दिन आया और सभी प्रतिभागी दरबार में इकट्ठा हुए। बादशाह ने उनसे पूछा, जो भी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा, उसे राज्य का सर्वोत्तम सम्मान मिलेगा। तो बताइए, तुम्हारे पास कौन सा खास गुण है जो तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास एक खास गुण है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। मुझे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कला आती है। चाहे वह मुश्किल सवाल हो या जीवन की कोई पेचीदी समस्या, मैं हमेशा रास्ता निकाल लेता हूं। बाकी प्रतियोगी नसीरुद्दीन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनमें से कुछ थोड़ा चिढ़ भी गए थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बादशाह ने प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया। प्रतियोगिता में पहले दौर के दौरान बादशाह ने एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा। उसने कहा, यह एक पहेली है। एक आदमी एक घाटी के बीच में खड़ा है। उसके पास सिर्फ एक बर्तन है जो पानी से भरने के लिए एक पोखर में डुबोने पर 1/4 पानी भरता है। अगर उसे पूरी घाटी भरने के लिए उस बर्तन का उपयोग करना है, तो उसे कितनी बार उस बर्तन को पोखर में डुबोना होगा? सभी प्रतियोगी चकराए हुए थे। यह सवाल सचमुच बहुत कठिन था। कुछ लोग कागज पर हिसाब लगाने लगे, जबकि कुछ अन्य सिर खुजाने लगे। बादशाह ने पूछा, कौन इसका उत्तर दे सकता है? सभी प्रतियोगियों की चुप्प थी, लेकिन नसीरुद्दीन ने बिना देर किए उठकर कहा, आपको इसे मापने के लिए बर्तन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि घाटी की पूरी स्थिति क्या है। क्योंकि जब घाटी पूरी भर जाएगी, तब बर्तन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बादशाह और अन्य प्रतियोगी नसीरुद्दीन की सरलता पर चौंक गए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में यही मानते हो कि किसी को इस सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहिए? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि बर्तन का आकार और उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उद्देश्य है घाटी को भरना, और वह सिर्फ एक बार में ही पूरा होगा। बादशाह को यह उत्तर इतना सटीक और मजेदार लगा कि उसने नसीरुद्दीन को पहले दौर में ही विजेता घोषित कर दिया। बाकी प्रतियोगी नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हंसी हंसी में दिए गए जवाब पर हैरान रह गए थे। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि नसीरुद्दीन इतनी जल्दी विजेता हो जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता के अगले दौर में एक और अजीब चुनौती थी। बादशाह ने सभी प्रतियोगियों को एक चुटकुला सुनाया और पूछा, जो इस चुटकुले का सबसे मजेदार और अजीब जवाब दे पाएगा, वही अगले दौर में जाएगा। चुटकुला था, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक पेड़ से एक बड़ा सेब गिरा और उसकी आंख पर लग गया। वह आदमी चिल्लाया और बोला, क्यों मुझे? मैं क्या खाता हूँ? क्या मुझे सजा दी गई है? सभी प्रतियोगी चुप थे, क्योंकि इस चुटकुले का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। लेकिन नसीरुद्दीन खड़ा हुआ और बोला, यह आदमी तो खुशकिस्मत था, क्योंकि अगर पेड़ से मंगोड़ा गिरता तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जातीं। इस मजेदार और चुटीले जवाब ने सभी को हंसा दिया और नसीरुद्दीन को प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। बादशाह ने नसीरुद्दीन की चतुराई की सराहना की और प्रतियोगिता के अगले दौर में उसे विशेष स्थान दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
नसीरुद्दीन की चतुराई, हास्य और समझदारी ने राज्य के दरबार को नया आयाम दिया। उसने जो भी समस्या सामने रखी, उसे उसने न सिर्फ सुलझाया बल्कि उसे हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे सभी लोग न सिर्फ समस्या का हल समझ सके बल्कि उन घटनाओं से हंसी भी लुट सके। यह कहानी नसीरुद्दीन के अद्भुत तर्क और व्यवहार की मिसाल है, जो बताती है कि जीवन में चुनौती चाहे जैसी भी हो, सही दृष्टिकोण और थोड़ा सा हास्य सब कुछ सुलझा सकता है। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से बाहर जा रहे थे, जब रास्ते में एक व्यापारी ने उन्हें देखा। व्यापारी को मुल्ला नसीरुद्दीन के ज्ञान और चतुराई के बारे में बहुत सुना था और वह चाहता था कि वह मुल्ला से कुछ प्रश्न पूछे ताकि वह खुद को समझ सके। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मुझे सही जवाब दे पाते हैं तो मैं आपके सम्मान में एक बड़ी दावत दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है व्यापारी भाई, आप अपने सवाल पूछिए। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, आपके अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन वह है जो भूख लगने पर आसानी से मिल जाए और खा लिया जाए, क्योंकि अगर पेट खाली है तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट होता है। व्यापारी थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वह है जो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इस संसार में किसी का कोई स्थिर मूल्य नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ है वही सबसे अच्छा है। व्यापारी अब अधिक सोच में डूबा था, लेकिन उसने तीसरा सवाल पूछा, अब बताइए दुनिया का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वह दिन सबसे अच्छा है जिस दिन तुम खुश रहो, क्योंकि किसी भी दिन को अच्छा या बुरा सिर्फ तुम ही निर्धारित कर सकते हो। व्यापारी इन उत्तरों को सुनकर चौंका और समझ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन का ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के सरल लेकिन गहरे दृष्टिकोण में छिपा हुआ है। व्यापारी ने मुल्ला से पूछा, आपकी बातें तो समझ में आईं, लेकिन क्या आप मुझे इन सवालों का सही और आसान जवाब नहीं दे सकते थे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, सच्चाई यही है कि ये सवाल छोटे हैं, लेकिन उनके उत्तर जीवन के बारे में हमारी सोच को बदलने का मादा रखते हैं। जीवन को समझना उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। व्यापारी अब पूरी तरह से मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से प्रभावित था। उसने वादा किया कि वह उन्हें एक शानदार दावत देगा और दोनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। इस छोटी सी कहानी से मुल्ला नसीरुद्दीन ने हमें यह सिखाया कि जीवन के बारे में गहरी बातें बहुत साधारण शब्दों में भी कही जा सकती हैं। हमें जीवन को सरलता से जीने का प्रयास करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। यह कहानी जीवन के कुछ छोटे छोटे पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां जीवन की जटिलताओं को हास्य के साथ सरलता से प्रस्तुत करती हैं। कहानी 12। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव वासियों के साथ जीवन जी रहे थे। उनकी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के कारण वे सभी के बीच प्रिय थे। नसीरुद्दीन का एक खास तरीका था समस्या को हल करने का, जो अक्सर न केवल तर्कसंगत होता था बल्कि पूरी स्थिति को हंसी में बदल देता था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा राजमहल था और उस महल का मालिक एक बहुत ही अमीर और घमंडी राजा था। राजा के पास बहुत सारे खजाने और जादुई वस्त्र थे, जिनमें से एक था एक अद्भुत घड़ा जिसे राजा ने बड़ी ही बेशकीमती चीज के रूप में रखा था।
राजा ने घोषणा की थी कि जो कोई भी उस घड़े को उसकी संपूर्ण मूल्य और उपयोग के बारे में समझा सकता है, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। नसीरुद्दीन ने यह घोषणा सुनी और अपनी साहसिकता और चतुराई का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह महल के दरवाजे पर पहुंचे और राजा से कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जो आपके घड़े के बारे में सब कुछ समझ सकता हूं। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वह यह देखना चाहता था कि नसीरुद्दीन क्या कहेंगे। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, तो बताओ, इस घड़े में क्या खास बात है? इसका उपयोग क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नसीरुद्दीन मुस्कराए और घड़े के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर वह राजा से बोले, महाराज, इस घड़े में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस घड़े में जो भी पानी डाला जाता है वह ताजे और मीठे फल में बदल जाता है। यह घड़ा न केवल पानी को शुद्ध करता है, बल्कि उसमें जादू है जो चीजों को बदल सकता है। राजा ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह क्या अद्भुत घड़ा है। अगर यह सच है तो इसका उपयोग मैं अपने महल के बगीचे में करूंगा और सबको दिखाऊंगा। मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। लेकिन नसीरुद्दीन ने आगे कहा, महाराज, इस घड़े का एक और रहस्य है। इसका उपयोग करते वक्त ध्यान रखना होता है कि यह केवल उसी को लाभ पहुंचाता है जो इसे सही उद्देश्य से उपयोग करता है। अगर कोई गलत तरीके से इसका उपयोग करेगा तो यह उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। राजा ने पूछा, तो इसका सही उद्देश्य क्या है? नसीरुद्दीन ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक भरते हुए कहा, यह घड़ा केवल उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो अपने भीतर के ज्ञान और दयालुता का उपयोग करता है। इसे अगर कोई केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह घड़ा उसके लिए तबाह हो सकता है। राजा थोड़ा चकराया। उसने सोचा, अगर यह घड़ा सचमुच ऐसा है तो मुझे इसे अपने फायदे के लिए प्रयोग करना चाहिए। मैं इसे केवल अपने खजाने में रखूंगा और इससे कुछ और बेहतर हासिल करूंगा। लेकिन जब राजा ने घड़े को अपने महल के बगीचे में रखा और उसमें पानी भरकर फल उगाने की कोशिश की तो घड़ा अचानक से गायब हो गया। राजा घबराया और नसीरुद्दीन से पूछा, तुमने क्या किया? घड़ा कहाँ गया? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपने घड़े के वास्तविक उपयोग को नहीं समझा। आपने इसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, न कि दयालुता और ज्ञान के लिए। यही कारण है कि घड़ा अब गायब हो गया है। वह केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। राजा को अब समझ में आ गया था कि वह अपनी घमंड और लालच के कारण घड़े का सही उपयोग नहीं कर पाए। उसने नसीरुद्दीन से माफी मांगी और उसे अपने दरबार का सम्मानित सदस्य बना लिया। नसीरुद्दीन ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कोई भी वस्तु या शक्ति तभी सच्ची होती है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। यह कहानी नसीरुद्दीन के बुद्धिमानी और जीवन के गहरे संदेश को व्यक्त करती है। उनकी कहानियां हमसे यह सिखाती हैं कि हमें अपनी ताकत का उपयोग अच्छे और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए।